नमस्कार, हरियाणा न्यूज का खास कार्यक्रम मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। तो आज चौथा दिन रहा सदन की कार्यवाही का। प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही की शुरुआत हुई। विपक्ष की ओर से हंगामे के पूरे आसार रहे। पेंशन, नशा, अपराध समेत कई मुद्दों पर आज बहस हुई। सदन में कांग्रेस के कार्य स्थगन प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई और स्थगन प्रस्ताव पर काफी लंबी चर्चा हुई है। कांग्रेस ने एचएसएससी और एचपीएससी में भर्ती को लेकर सवाल उठाए हैं। हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र के चौथे दिन प्रदेश का सियासी तापमान चढ़ता हुआ नजर आया। कांग्रेस ने जहां सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश की, कांग्रेस नेताओं को हाउस अरेस्ट करने के आरोप से लेकर पेंशन कटौती के मुद्दे तक और मनरेगा से लेकर भर्तियों को लेकर लाए गए स्थगन प्रस्ताव तक सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव और तेज होता नजर आया। दरअसल कांग्रेस ने मनरेगा का नाम जीरामजी करने को लेकर विधानसभा का घेराव करने का ऐलान किया था, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस ने परमिशन देने से इनकार कर दिया और धारा 163 लागू कर दी। उधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि हर जिले में पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को हाउस अरेस्ट किया है। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सदन में मुद्दा उठाते हुए कहा कि हमारी सुरक्षा पर सवाल है, सरकार को इस पर जवाब देना होगा। पहली दफा हुआ है कि हमारे जिले के प्रधान हो उनको वहाँ हाउस अरेस्ट कर दे और मेरी काम नहीं है और इमरजेंसी में नहीं हुआ ऐसा। हम देखेंगे, हम मिनिस्टरों को घेराव करेंगे। कैसे जानते हैं चीफ मिनिस्टर को यहाँ से नहीं निकल देंगे विधानसभा में? हाँ भाई निकल बाहर, ऐसे कर रहे हो। हमारे जिला के अध्यक्षों को आप, अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूँ सरकार जवाब दे कि इनके आदेश से है या आप सर अपने आप आदेश कर रहे हैं। मैं देखता हूँ सर वो। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है। सीएम ने कहा कि किसी को हाउस अरेस्ट नहीं किया गया है। और जो इस प्रकार का आज मुद्दा लेकर के आए हैं कि हाउस अरेस्ट कर दिया, कहीं हमारी पुलिस ना किसी को कुछ कहा है, ना कहीं गए हैं, ना कहीं हमारी जानकारी में है। हालांकि इसके बाद कांग्रेस विधायकों ने हाउस अरेस्टिंग के मुद्दे पर नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया और दीपेंद्र हुड्डा समेत कांग्रेस विधायकों ने कांग्रेस मुख्यालय से विधानसभा तक पैदल मार्च निकाला। मनरेगा का मुद्दा बहुत बड़ा है। गरीब और मजदूर के अधिकारों को सरकार छीन रही है, मगर ये सरकार मजदूर को कुछ नहीं मान रही, गरीब को कुछ नहीं मान रही। ये साबित हो गया मनरेगा के कानून को जिस तरीके से उन्होंने समाप्त किया। इसीलिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं और जब तक मनरेगा का कानून दोबारा से बहाल नहीं होगा तब तक हम लड़ाई लड़ेंगे। सदन से सड़क तक चले हंगामे के बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई। इस दौरान विधायकों ने पेंशन कटौती, ओपीएस, शिक्षा व्यवस्था जैसे मुद्दे उठाए। वहीं नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सदन में एचपीएससी भर्ती को लेकर कार्य स्थगन प्रस्ताव रखा। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं। ठीक है सर। वी सीक टू मूव एडजॉर्नमेंट मोशन अंडर रूल 66 ऑफ द हरियाणा रूल्स प्रोसीजर एंड कंडक्ट बिजनेस टू डिस्कस मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, द रीसेंट कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक कोलैप्स ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस अंडर बोथ SSC and HPSC. The state recruitment machinery stands thoroughly discredited. 8,653 advertised posts have been withdrawn recently. Examination of Gram Sachiv, Patwari, PGT teachers, constable and assistant professors have been cancelled repeatedly on account of paper leaks. मैं बहुत आहत हूँ माननीय अध्यक्ष जी कि विपक्ष ये प्रस्ताव लेकर के आया कि भर्ती की विफलताओं का आरोप, ये प्रस्ताव लेकर के आया। हमने स्वीकार किया है, चर्चा हो रही है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो कल तक फाइलों में सपने सजाते थे, जो कल तक फाइलों में सपने सजाते थे, आज मंच पे रोजगार का मातम मनाते हैं। कुल मिलाकर सदन में हंगामा थमा नहीं है। आसार यही है कि बजट सत्र के बाकी दिन भी ये टकराव और तेज होते दिखाई देंगे। अब देखना होगा कि चर्चा मुद्दों पर आगे बढ़ती है या फिर सियासत का शोर हावी रहता है।
तो शुरुआत हंगामे के कांग्रेस नेताओं को हाउस अरेस्ट किए जाने को लेकर हुई, लेकिन स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आए हैं। इसी पर हम खास चर्चा करने वाले हैं। मेरे साथ खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ रहा है, परिचय आपका करवा देती हूं। बीजेपी प्रवक्ता राज रमन दीक्षित जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राज जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस प्रवक्ता अजय गौतम जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। इनेलो प्रवक्ता ओमकार सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओमकार जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका हरियाणा न्यूज पर। और वरिष्ठ पत्रकार हैं राजेंद्र जादौन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है राजेंद्र जी आपका भी। शुरुआत राज रमन जी मैं आपके साथ करना चाहूंगी। आज जोरदार हंगामा हमने देखा है सदन में। हालांकि जो सियासी तकरार है वो लगातार जारी है, लेकिन आज का जो मुद्दा रहा रोजगार का मुद्दा रहा, और ये आरोप लगा है सत्ता पक्ष पर, बीजेपी पर, कि भाई प्रदेश के युवा काफी परेशान हो रहे हैं, नौकरी उन्हें यहाँ पर मिल नहीं रही है और बाहर नौकरियों की खोज करना पड़ रहा है। आप क्या कुछ कहेंगे इस पर? जी, आपको और मेरे प्रवक्ता साथियों को और आपके दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं। देखिए, जहां तक रोजगार की बात है, हमारे नायब सैनी जी जो मुख्यमंत्री है हरियाणा के, ऐसा पहली बार मुख्यमंत्री मिला है जिसने ये कहा है कि मैं 24,000 रोजगार के जो नियुक्ति पत्र है वो दूंगा, उसके बाद फिर अपनी शपथ ग्रहण करूंगा। ऐसा मुख्यमंत्री मिलना इतिहास में बड़ा मुश्किल है, और उन्होंने वो अपना वादा जो था वो निभाया। पहले उनको नियुक्ति पत्र दिए अभ्यर्थियों को, उसके बाद उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह अपना किया। दूसरी बात कि जो कांग्रेस के राज में तकरीबन 10 साल में 40,000 नौकरियां भी नहीं दे पाए, हमने अभी तक हमारे 10 और 11 साल के इतिहास उसमें कार्यकाल में लगभग 2 लाख से ज्यादा हम नौकरियां दे चुके हैं। ये किस आधार पे कह रहे हैं? और हमने जो नौकरियां दी वो सिर्फ नौकरियां नहीं दी, हमने उन गरीब बच्चों को सपने दिए, हमने उन गरीब बच्चों को हकीकत में लेके आए जो पहले पर्ची खर्ची से अपनी नियुक्ति करवाते थे, विधायकों एमएलए के बंदे जो नौकरी लगते थे। हमने पारदर्शिता से इसी मुद्दे के ऊपर हमारी सरकार रिपीट हुई है, और हरियाणा में जो पहले बच्चे तैयारी नहीं करते थे, जो मंत्रियों एमएलए के भरोसे रहते थे, उन्होंने तैयारी की, कोचिंग सेंटर जाने स्टार्ट किए, पढ़ना शुरू किया। एक हरियाणा के अंदर ये मैसेज गया कि जो पढ़ेगा वही लगेगा। और माननीय नायब सिंह जी की नीतियों से आज हरियाणा में 2 लाख से ज्यादा हमने नियुक्तियां की है। आज जो बच्चे हैं वो तैयारी करते हैं। आप किसी भी गांव में, हमने गांव में और शहर में इतनी लाइब्रेरियां खोली हैं, ग्रामीण स्तर पर भी उन ग्रामीण लाइब्रेरियों में बच्चे दिन रात तैयारी करते हैं। सभी सुविधाएं हैं, उनके अंदर एसी है, एक कनेक्शन है, वाईफाई के कनेक्शन दिए हमने, डिजिटल किया, उनको ई लाइब्रेरी खोली। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जो नई पीढ़ी है उसको भ्रष्टाचार मुक्त नियुक्ति देने का काम किया है। आज बच्चों ये समझ गए हैं विद्यार्थी कि जो पढ़ेगा, जो पेपर पास करेगा वही नौकरी लगेगा, ना कि किसी एमएलए मंत्री के भरोसे से लगेगा। बिल्कुल सर, और ये तमाम आंकड़े मुख्यमंत्री ने भी आज सदन में पेश किए हैं। मैं लौटती हूँ सर आपके पास, ओपनिंग स्टेटमेंट सबका एक बार ले लेती हूँ। अजय जी, तमाम आंकड़ों के साथ मुख्यमंत्री आज सदन में पहुंचे थे, और मुख्यमंत्री ने तो यही कहा ना कि जो वक्त पर खड़े नहीं हुए वो सवाल क्या करेंगे, जो खुद ही थे खामोश बवाल वो क्या करेंगे। कुल मिलाकर उन्होंने यही कहा कि भाई आपके समय को आप याद कर लें, आपसदारी में नौकरियां उस समय दी जाती थी। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए मुस्कान जी, बीजेपी की जो आदत है वो सदन में भी झूठ बोलती है और जनता को भी गुमराह करती है। इसके पास अभी इनके जो प्रवक्ता जी ने बोला कि हमने 2 लाख नौकरियां दी, मैं इनको बता देना चाहता हूं 1,66,176 नौकरी का डाटा हमारे पास है। 25,000 की तो ये सरेआमी झूठ बोल गए, उसमें से भी घोटाले कितने हुए इनका ये कभी जिक्र नहीं करेंगे। अभी रिसेंटली आईडीएफसी बैंक में 590 करोड़ रुपए का घोटाला जो हुआ है, जो कि पैसा निकाल लिया गया अफसरों के द्वारा, और इसमें कोई छोटे मोटे कोई वगैरह नहीं है। जी ठीक है, मैं आईएएस लेवल के इसमें अभी रोजगार की बात करेंगे, अधिकारी है। ये फिर अरे यार शांति रखिए भाई, राजरमन जी सदन में शांति रखिए, मैं जवाब दूंगी सर, प्लीज वैसे ही समय की कमी है। मैं आपके बीच में नहीं बोला, इसलिए आप शांति रखिए, ठीक है? ठीक है अजय जी, मेरे को भी बोलना आता है, आप बीच में ना बोलिए, ठीक है? जवाब देंगे, जब आपका टर्न आएगा आप जवाब दे देना। तो मेरा कहने का मतलब ये है, कांग्रेस पार्टी ये कहना चाहती है अफसरों के दिमाग में डर नाम की कोई चीज ही नहीं है। कोई सरकार है भी हरियाणा में कि नहीं है?
इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं। धड़ाधड़ गोलियां चल रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल फेल है। अब ये कहेंगे जी गोलियां कहीं भी नहीं चल रही। अखबार पढ़े कि सरेआम लोगों को मारा जा रहा है, धमकियां दी जा रही हैं व्यापारियों को कि भैया इतने 2 करोड़ दे दे, 4 करोड़ दे दे, 1 करोड़ दे दे, नहीं तो तेरे को हम जान से मार देंगे। और मार भी रहे, इसमें भी कोई नहीं है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। इस पे भी ये लोग नहीं मानते। HPSC घोटाला, HSSC घोटाला, इसकी CBI जांच क्यों नहीं कराते? जब आप चोर हैं तो चोर से चोर वेरीफाई कैसे करेगा, कैसे इंक्वायरी करेगा चोर चोरी की? आप CBI जांच कराइए, जनता को बताइए, जनता का पैसा है, जनता के पैसे को लेकर नहीं अफसर बैठे हुए हैं, घोटाला पे घोटाला कर रहे हैं, बैंक में बैंक लूटे जा रहे हैं, लोगों के पैसे को ट्रांसफर करके बाहर भेजा जा रहा है। तो इन सब चीजों पे सरकार पूरी तरह से फेल है। बेरोजगारी के मुद्दे पे बिल्कुल फेल है। जी, और आपके जो सवाल है मैं जवाब लूंगी सर। लौटते हैं आपके पास। ओमकार सिंह जी, आपका क्या रिएक्शन है इस पर? क्योंकि आपके विधायक ने भी आरोप लगाया कि कांग्रेस में 80% नौकरी एक ही हलके से होती थी। आपका क्या स्टैंड है? क्योंकि मुख्यमंत्री ने आंकड़े पेश किए हैं, आप संतुष्ट हैं उनके जवाब से? मुस्कान जी, देखिए, जितना झूठ बोलने का ठेका है सारा बीजेपी के प्रवक्ताओं के साथ है, इनके नेताओं के पास है। अगर झूठ बोलने में कभी नोबेल मिला तो बीजेपी के नेताओं को मिलेगा, ये मैं गारंटी से कह सकता हूं। मेरे बीजेपी के प्रवक्ता साथी अभी क्या कह रहे थे कि हमने भ्रष्टाचार मुक्त नौकरियां दी, और साथ में कह रहे थे कि नौकरी वही लगेगा जो पास होगा। बिल्कुल ठीक कहा, पास ही नहीं होगा। आप देख लीजिए, अभी जो भर्तियां इन्होंने निकाली थी 1733 भर्तियां थी, 5100 स्टूडेंट्स ने पेपर दिया और पास कितने किए? मात्र 39। क्या कारण है? क्या हमारे बच्चों में काबिलियत नहीं है? क्या हमारे बच्चे नालायक हैं? हमारे बच्चे IAS IPS बनते हैं, हर एक फील्ड में टॉप करते हैं, इनको शर्म नहीं आती। 5100 बच्चों में से 1733 भर्तियां और 39 बच्चे पास किए इन्होंने। आज युवाओं को HKRN के नाम पर ठगा जा रहा है, उनका भविष्य बर्बाद किया जा रहा है, खिलवाड़ किया जा रहा है उनसे, और कहा जा रहा है हम इनको जॉब सुरक्षा दे रहे हैं, जॉब गारंटी दे रहे हैं। किस चीज की गारंटी दे रहे हैं? भी कच्चा ही रहेगा तुम, तेरी जो तनख्वाह है वो पक्के कर्मचारी के बराबर नहीं होगी। तनख्वाह तेरी कच्चे कर्मचारी की होगी, नौकरी तू 58 वर्ष तक करेगा। ये है इनकी जॉब गारंटी। और जॉब गारंटी में भी 0 से 5 वर्ष के जो युवा हैं उनको कोई जॉब गारंटी नहीं। आज 3.5 महीने से ऊपर हो गए HKRN के जो एम्प्लॉय 0 से 5 साल तक हैं, उनकी 3.5 महीने हो गए, तनख्वाह नहीं आई, वेतन नहीं आया। 1 महीने के लिए इनके विधायकों का, मंत्रियों का वेतन बंद कर दो, अकल टिकाने आ जाएगी। 3.5 महीने से उन युवाओं को वेतन नहीं मिला। और देखिए ये कौन युवा हैं? M.Tech, M.Phil, PhD, इतने पढ़े लिखे युवा, और उनको दे क्या रहे हो? 15,000, 14,000, 16,000। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। ये कहते 24,000 नौकरियां मुख्यमंत्री महोदय ने दी। इन्होंने वादा किया था कि चुनाव के रिजल्ट के उपरांत बीजेपी सरकार बनेगी तो हम 3100 रुपए धान का मूल्य देंगे, नहीं दिया। और ये जो 2400 नौकरियां दी ना, ये इस सेशन की नहीं है, पिछले सेशन की है। माननीय उच्च न्यायालय ने रोक लगा रखी थी, और वो रोक हटी तो नौकरियां आपने दी, वो भी 18,500 दी, 24,000 नहीं दी। बड़ा आसान किया युवाओं के ऊपर। आज जिस मर्जी शहर, कस्बे, गांव में देख लो, पढ़े लिखे बेरोजगार युवा नशे की चपेट में है, अपराध की चपेट में है। कारण नौकरी है ही नहीं। और यहां तक कि MBA किए हुए बच्चे, M.Tech किए हुए बच्चे 15,000 की नौकरी के लिए तरस रहे हैं। ये ब्लिंकिट वगैरह जो प्राइवेट विदेशी कंपनियां ब्लिंकिट यहां पे नौकरी कर रहे हैं, सवेरे शाम सामान घरों में पहुंचाते हैं, मोटरसाइकिलें अपनी ले रखी हैं, और कितना पर्क्स मिलता है? 15,000 रुपया। आज हालात क्या कर दिए इन्होंने प्रदेश के? कर्ज लिए जा रहे हैं, घी पिए जा रहे हैं। क्या कर दिया इन्होंने प्रदेश के? जब सत्ता संभाली थी, सत्ता से बस 1 मिनट में खत्म कर रहा हूँ, 1 मिनट में खत्म कर रहा हूँ, 1 मिनट में मुस्कान जी, 1 मिनट में। जब सत्ता संभाली थी
तब 67,000 करोड़ का कर्ज था, आज 4 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा प्रदेश के ऊपर। लेकिन इनको कोई पूछने वाला नहीं। ये कहते हैं हमें तीसरी बार चुना। मैं बताता हूं तीसरी बार की हकीकत। 2019 में आपको जेजेपी ने सरकार बनाने का मौका दे दिया, जो कहते थे जमुना पार छोड़ के आएंगे। 2024 में कांग्रेस की गलतियों से आप सरकार में आ गए। अब आप 2029 में देखना, आज हमारी 2 सीटें, धड़ल्ले से कहता हूं, दावे से कहता हूं, 2029 में 2 ही सीट रहेंगी इनकी। अच्छी बात है सर। ठीक है ओमकार जी। राजेंद्र जी, आप किस तरह से देखते हैं आज की कार्यवाही को? स्थगन प्रस्ताव को लेकर जो जोरदार हंगामा हुआ, विपक्ष के आरोपों पर मुख्यमंत्री ने जवाब दिया है और क्या कहा है कि विपक्ष प्रदेश की जनता को, युवाओं को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। आपकी क्या राय है इस पर? नहीं, देखिए ऐसा है कि रोजगार के मुद्दे पर कांग्रेस का कार्य स्थगन प्रस्ताव था जो चर्चा के लिए मंजूर कर लिया गया। ठीक है, उसका टाइम निर्धारित था, तो निर्धारित समय में चर्चा हुई। कांग्रेस के सदस्यों ने अपना पक्ष रखा, भूपेंद्र हुड्डा जी ने वो कार्य स्थगन प्रस्ताव पढ़ के सुनाया रखा, और कांग्रेस के सदस्यों भी देखा, इसमें बीजेपी के सदस्यों को भी मौका मिला, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा। अब सवाल ये है कि बात ये उठाई जा रही है कि हरियाणा के जो युवा हैं, जो अभ्यर्थी हैं, कैंडिडेट हैं रोजगार के लिए, वो यूनिवर्सिटी के टॉपर हैं, कॉलेज के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, फिर भी वो ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है हरियाणा के, HPSC और HSSC के जरिए जो होते हैं, उनमें क्यों नहीं वो कम्पीट कर पा रहे, और उसमें वो क्यों सफल नहीं हो रहे? सवाल ये है, सरकार ने तो अपनी तरफ से आंकड़े दे दिए, और आंकड़े विपक्ष भी दे देता है। अब आंकड़े कहाँ से आए, कैसे आए, वो तो ठीक है, फाइलों में ही होते हैं, अब उनकी सच्चाई। लेकिन सवाल ये है कि वो क्यों नहीं हो रहे? सबसे बड़ा मार्क जो कांग्रेस की तरफ से था वो ये था कि जो यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के टॉपर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वो हरियाणा के एग्जाम, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जो नियुक्तियों के लिए, सरकारी सेवाओं के लिए, उसमें वो सफल क्यों नहीं हो पाए, और बाहरी को आप दे रहे हो, और फिर आपने मिनिमम कट ऑफ मार्क्स भी रख दिए। तो उसमें तो खैर मुख्यमंत्री जी ने दलील दी कि जब भी कोई एग्जाम होते हैं, दूसरे सामान्य एजुकेशनल एग्जाम, उसमें भी कट ऑफ मार्क्स होते हैं। 33% अगर आप नहीं लेते हो तो आप फेल माने जाओगे। तो उन्होंने कहा कि भाई ये मार्क्स होने चाहिए, ये कट ऑफ मार्क्स होना जरूरी है। फिर भी उन्होंने ये दलील दी कि ये हमारे समय नहीं हुए, ये कांग्रेस शासन में ही तय हुए। फिर वो बात ये करते रहे। तो सवाल ये है कि अगर जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं और जो टॉपर हैं, अगर उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, तो क्या हम मार्किंग प्रणाली पर कोई क्वेश्चन मार्क है कि मार्किंग ठीक नहीं होती उनके एग्जाम देने के बाद? उनकी में जो कॉपीज होती हैं उनमें मार्किंग सही नहीं होती, तो उसको भी एग्जामिन करवाया जाए, या उसके लिए कोई एक ऐसा आयोग गठित किया जाए जो पूरी जांच करे, इस एग्जामिनेशन जो प्रोसेस है पूरी उसकी जांच करे कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, कि टॉपर सक्सेस नहीं हो रहे। सवाल ही है। बाकी तो उन्होंने बहुत सारे आंकड़े पेश कर दिए। उन्होंने कहा SC BC का जो बैकलॉग था वो कांग्रेस के कार्यकाल में हजारों में था। SC का कोई 14-15 हजार था, BC का कोई 5 से 9 हजार तक था। हमने तो उसको कोई 3 अंकों में समेट दिया। उनका ये था। तो आंकड़ों की भी लड़ाई बड़ी चल रही है इसमें जो है, हम आम आदमी को, हमें अगर मैसेज देना है इस डिबेट के माध्यम से, तो सवाल ये है कि इसका कोई क्लियर जो होना चाहिए कि आखिर है क्या, इसके पीछे क्या राज है। कांग्रेस अपना मुद्दा उठा रही है, वो भी ठीक है, वो करेंगे भाई उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा। जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं और जो टॉपर हैं कॉलेज के, यूनिवर्सिटीज के, तो हरियाणा के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें क्यों सक्सेस नहीं हो रहे, तो वो तो सवाल उनका अपनी जगह ठीक सवाल है सर। राजेंद्र जी, राज रमन दीक्षित जी, यही सवाल बार बार उठ रहा है कि भाई अगर गोल्ड मेडलिस्ट को ही नौकरी नहीं मिलेगी तो फिर किसको मिलेगी? जो मेरिट में आते हैं बच्चे, उनको भी नौकरी मिल नहीं रही है। और ये भी मांग की जा रही है कि एक निगरानी समिति का गठन होना चाहिए। आप ये कह के पल्ला नहीं झाड़ सकते कि भाई HSSC और HPSC सरकार के नियंत्रण में काम नहीं करती हैं, इस पर दबाव में काम नहीं करती हैं, वो स्वतंत्र संस्था है, लेकिन निगरानी तो आपको भी करनी होगी, आपकी जिम्मेदारी भी बनती है सर। मुस्कान जी, हमारी जो सरकार है, जो माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की सरकार है, वो पूरी पारदर्शिता से काम कर रही है। पहले मैं जवाब इनेलो के मेरे ओंकार जी का दे दूं। ओंकार जी के जो उनके सुप्रीम थे, जो OP चौटाला जी थे, वो और अजय चौटाला जी JBT घोटाले में जेल में गए थे, सबको पता है, सबको ज्ञात है। उसके बाद जब जो युवा था उसने देखे, एक मिनट सुनिए भाई साहब, सुनिए आपके पास ओमकार जी, सुनिए, बात रखिए। ओमकार जी, आप नोट कर लीजिए।
आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मौका मुस्कान जी, दूंगी, आप तब अपनी बात 12 साल से रखिएगा। इनकी सरकार है। इनका इनका देखिए किस तरह से वन बहस अब नहीं होती, इनेलो की यही आदत है कि वो सिर्फ शोर मचाना जानते हैं, कुछ सुनना नहीं जानते। देखिए हरियाणा के जो युवा थे उन्होंने देख लिया कि इनेलो की जो सरकार थी वो लूट खसोट की सरकार थी, नौकरियां बिकती थी और उनके भ्रष्टाचार के आरोप के अंदर ओपी चौटाला जी और अजय चौटाला जी जेल में गए थे। उसके बाद दोबारा हरियाणा में कभी रिपीट नहीं हुई, सत्ता से बाहर हो गई। अब आ जाइए कांग्रेस पे। कांग्रेस के टाइम में शायद मेरे अजय गौतम जी ने शायद आज वो स्टेटमेंट नहीं सुनी जो इनके ही कैप्टन अजय यादव जी ने दी थी। अजय यादव जी ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की लिस्ट में मेरा दिया हुआ एक भी नाम नहीं आया नौकरी की नियुक्ति में, इसीलिए मैंने इस्तीफा दिया था और मेरे से यह गलती होगी कि मैंने उस इस्तीफे को वापस विड्रॉ कर लिया, वापस ले लिया, जिसकी वजह से मेरे क्षेत्र में यह मैसेज गया कि मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से डर गया, उनके नीचे मैंने समझौता कर लिया। यह बात है। दूसरी बात, रोजगार की अगर बात करें तो अब हमारी सरकार ने एमएसएमई में अब की बार अगर आप रजिस्ट्रेशन देखेंगे तो 20 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं। मुद्रा लोन हो चाहे कोई और लोन हो, चाहे इंडस्ट्रीज लगाने का हो, हमारी सरकार लगातार रोजगार दे रही है। सरकारी नौकरी देने की एक सीमा है, फिर भी हमने अपनी सीमा से बढ़कर हमारे मुख्यमंत्री जी ने हर भर्ती को पारदर्शिता से किया है। और हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक टैगलाइन है कि कोई भी अयोग्य व्यक्ति नौकरी नहीं पा सकता और कोई भी योग्य छूटेगा नहीं। तो हम चाहे कितनी बार हमें वो भर्ती करनी पड़े, लेकिन पारदर्शिता से होगी। किसी भी पर्ची खर्ची को जो हमने बंद किया है, हरियाणा की जनता ने ये देखा कि जो युवाओं के हित है, जो किसानों के हित है, जो महिलाओं के हित है, वो भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित है। इसलिए हमारी सरकार जो है वो रिपीट हो रही है। कांग्रेस की आदत है कि भ्रम फैलाना, झूठ फैलाना, चाहे वो कांग्रेस के पास कोई मुद्दा तो है नहीं, चाहे वो बीपीएल कार्ड के लिए हो, चाहे मनरेगा के लिए हो, चाहे किसी। अभी भी कल अगर सदन में आरती राव जी ने, जो हमारी स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने कहा है कि 450 डॉक्टरों की नई भर्ती की जाएगी। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो लगातार रोजगार दे रही है। सभी का साथ सभी का विकास, यह हमारा सबका साथ सबका विकास, ये हमारा नारा है। और इसी पे हरियाणवी एक, हरियाणा एक। पहले जो सारी नौकरियां थी वो सारी योग्यता थी वो सिरसा में थी, उसके बाद जो सारी योग्यता थी वो अपना हिसार में थी, और फिर उसके बाद जो सारी योग्यता थी वो रोहतक में थी। लेकिन हमारे समय में ऐसा नहीं है। हमारे समय में 22 के 22 जिलों में समान रोजगार है। ऐसे ऐसे गांव से बच्चे नौकरी लगे हैं जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। एक एक गांव में, हमारे डीग गांव है कैथल कॉन्स्टिट्यूएंसी में, पुंडरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, कैथल जिले के अंदर, उसमें से एक गांव में से 450 बच्चे लगे एक टाइम में। तो ये जो रोजगार है जो पारदर्शिता से दिया है तभी संभव हो चुका है। ओमकार जी, पारदर्शिता लेकिन विपक्ष का काम है, जो काम हो रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि पारदर्शिता आ गई है। आपके समय में क्या काम हुआ है इस पर वो कह रहे हैं, और आप क्या कुछ कहना चाह रहे थे, आप जवाब दीजिए। मुस्कान जी, पहले तो मैं एक बात बता दूं, मेरे भाई से जब भी वर्तमान की बात करते हैं बीजेपी के सारे प्रवक्ता भूतकाल में चले जाते हैं। ये हमारी सरकार की बात करते हैं। हमारी सरकार में भागीदारी तो इनकी भी थी। ये किसके साझेदार थे उस टाइम? इनकी सपोर्ट किसको थी? अगर आपको उस समय हमारी गलतियां नजर आ रही थी तो बाहर क्यों नहीं हो गए सरकार से? किस लालच में लगे रहे आप? और देखिए, झूठ बोलते हुए कुछ तो शर्म करो। आप कह रहे हो बिना पर्ची बिना खर्ची, जो सचिवालय से करोड़ों रुपए मिले वो किसके थे? फिर ये कहेंगे हमने पकड़ा। अरे भाई, सरकार तुम्हारी है, पकड़ोगे भी तुम। और ये कह रहे हैं हम धड़ल्ले से नौकरियां दे रहे हैं। 2014 से लेकर 2026 तक एक आंकड़ा जनता के सामने उजागर कर दो कि कितने स्थायी पदों से लोग रिटायर हुए, कितने पद खाली हुए। आज 25,000 से ज्यादा पद पुलिस के खाली हैं, टीचर के अनगिनत पद खाली हैं, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, डॉक्टर, नर्स, सारे पद खाली हैं। और तो पटवारियों के ऊपर इतना वर्कलोड है, एक एक पटवारी 4-4 सर्कल बना के बैठा है, 4-4 सर्कल संभाल रहा है। एक सर्कल में 10 से 12 गांव होते हैं। पटवारियों की वैकेंसी नहीं भरी जा रही, शर्म आनी चाहिए। और ये एचकेआरएन की बात करते हैं। एचकेआरएन की भर्ती प्रणाली तो बता दें। जितने युवा इन्होंने एचकेआरएन में भर्ती किए, सारे सिफारशी, सारे
कोई एक आधा हो गया, कुदरती लग गया हो तो लग गया हो, कैसे लगे प्रक्रिया तो बता दो HKRN की। एक युवा जो अपना रजिस्ट्रेशन कराता है हरियाणा कौशल रोजगार निगम में, उसको पता ही नहीं लगता कि उसका नंबर क्या है, कब आएगा उसका नंबर, किसको नौकरी मिल रही है, क्या कोई सूचना देते हो, क्या कोई पारदर्शिता है? अरे डूब मरना चाहिए आपको। जितनी नौकरियां HKRN में दी सारे बीजेपी के कार्यकर्ता भर्ती किया आपने, और आज आप बात करते हो पर्ची खर्ची बंद करने की। इनका सीधा सा फार्मूला है, पर्ची खर्ची बंद, अटैची का कर लो प्रबंध। आज युवा M.Tech किए हुए युवा क्या कर रहे हैं? HKRN की नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। अरे नहीं दे सकते नौकरी, आप मान गए आपकी बात, आप उद्योगीकरण को बढ़ावा दीजिए, हमारे हजारों उद्योग जो बाहर गए वो वापस ले आइए। और आप बात करते हो MSME की, जब भी कोई प्रवक्ता बैठता है इनका एक नया आंकड़ा दे देता है कि इतने हजार MSME बने, इतने लाख MSME लगे, इतना हमने मुद्रा लोन दे दिया। अरे झूठ के पुलंदे हो, कभी तो पाप का घड़ा भरेगा, कभी तो भरेगा। आज परिस्थितियां ये है, युवा बेरोजगार है, नशे की चपेट में है, अपराध की चपेट में है, कारण नौकरी है ही नहीं। M.Tech किए हुए युवा यूनिवर्सिटी से बाहर आते हैं, सोचते हैं कोई कंपनी ले जाएगी, लेकिन वैसे के वैसे बैठे हुए हैं। और बहुत शर्म की बात है, आज ये चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जो आज हमारे बीच में नहीं है, उनको ऊपर कीचड़ उछालने का काम करते हैं, और जबकि उनकी उंगली पकड़ के ही इन्होंने राजनीति सीखी है। शर्म आनी चाहिए ऐसे व्यक्तियों को। इसका मैं जवाब लूंगी। और बहुत अफसोस की बात है, बस मैं खत्म करूंगा, बहुत अफसोस की बात है, आज एक बात कह के समाप्त करूंगा। युवा की कहानी बताना चाहता हूं। मैं अंबाला का रहने वाला हूं। अंबाला कैंट तहसील में तहसीलदार थे सुरेश कुमार। मैं उनके पास गया, मैंने कहा सर मेरे को पानी की प्यास लग रही है, पानी पिला दो। 2 गिलास पानी के लेके आया PN चपरासी, मैंने 1 गिलास घटाघट पी लिया। मैंने तहसीलदार साहब से पूछा सर आपने क्यों नहीं पिया? कह रहे ओंकार जी मैं 10वीं पास हूं, पुराने टाइम का लगा हूं, अब तहसीलदार बन गया। और ये जो चपरासी है M.Tech किया हुआ, इसने कंप्यूटर साइंस में, शर्म आती है मेरे को, मेरी आत्मा नहीं मानती किसके हाथ से पानी पी लूं। ये हालात है आज के प्रदेश के। ये सुन सकते हैं सुने, नहीं सुन सकते डूब मरे। लेकिन प्रदेश के हालात खराब इसलिए हुए अजय जी, उनका गंभीर आरोप है कि उस समय सेंटर्स बने हुए थे और वहीं से नौकरियां दी जाती थी, नौकरियों की बोलियां उस समय लगती थी, लेकिन अब ऐसा है कि पारदर्शिता आ गई है। आप इनसे क्रॉस क्वेश्चन क्यों नहीं करते? मेरी ये बात समझ नहीं आती। देखो आपका भी खुद फर्ज बनता है कि पारदर्शिता किसको कहते हैं। आपकी आवाज जा रही है वहां तक, आप पूछ सकते हैं। पारदर्शिता ये किसको कहते हैं? घोटाला क्या उसके अपोजिट नहीं है? कितने घोटाले हुए हैं? अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले इनके मंत्री अनिल विज ने कहा श्रम विभाग में 1600 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। ये दुनिया ने सुना, आपने भी सुना होगा, लेकिन आप क्वेश्चन नहीं कर रहे। धान घोटाला अभी होके हटा जिसमें कई इनके अधिकारी अंदर हुए हैं, वो भी आप इनसे क्वेश्चन नहीं करते। और इनका एक सचिव का नागर, सवाल करना है, हमारे जो सवाल हम पूछ रहे हैं, आपको अगर कुछ पूछना है, आपके सवाल आप पूछ सकते हैं। सुन लीजिए, HPSC में इनके एक सचिव होते थे मिस्टर नागर, वो 5-6 महीने जेल में रह के आए और करोड़ों रुपया इनका ऑफिस में से ही पकड़ा गया था। क्या इन सब चीजों को, एक रिसेंटली रायपुर रानी में यहीं पर अपना हुआ, एक तहसीलदार अभी अंदर हुआ है, क्या इन सब चीजों को ये क्या पारदर्शिता कहते हैं? ये घोटाले में नहीं आती कि जो मैंने आपको इतनी बातें बताई हैं? अभी रिसेंटली एक IDFC का घोटाला हुआ है, ये घोटाला नहीं है? फिर भी ये बड़ी बेशर्मी के साथ कहते हैं कि हम तो पारदर्शिता की सरकार चला रहे हैं। अरे कुछ तो यार, कुछ तो सोचो। क्यों जनता को आप बरगला रहे हो? जनता तुम्हारी बातों को सब देख रही, सारी हरकतों को नोट कर रही। इतने सारे घोटाले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए, इतने पहले कभी इतने घोटाले हुए नहीं। लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं है, एक भी बात को मानने को तैयार नहीं है। मैंने 5 आंकड़े आपके सामने दिए, और नगर निगमों में कितने घोटाले हो रहे हैं ये तो आप पूछे ही मत। नहीं, वो कह रहे हैं कि अगर कुछ शिकायत होती है, कोई घोटाला सामने आता भी है तो कार्रवाई होती है, तो त्वरित कार्रवाई हो रही है अभी की सरकार में। मैं इनकी बात का इसका मैं समर्थन भी करता हूं, लेकिन घोटाला तो हुआ है। जब इनकी पारदर्शिता की सरकार है तो ये मानो
कि हमारे ऑफिसर घोटाला कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता घोटाला कर रहे हैं, हमारे मंत्री घोटाला कर रहे हैं, इस चीज को भी तो मानो ना। ये ठीक है, आप कह रहे हैं निगरानी ये व्यवस्था में कहीं न कहीं खामियां है जिसके कारण ये घोटाले उजागर हो रहे हैं। क्या बात कर रहे हो आप? 11 साल सरकार चलाते होगी, पुरानी व्यवस्था रहेगी अभी तक, फिर ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर? इनकी क्या जरूरत है जब ये सुधार ही नहीं कर पा रहे हैं? ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, ये मतलब ये आदि है घोटाला करने के। पूरा घोटाला पूरे हरियाणा को बेच के खा चुके हैं ये लोग। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, आप रिकॉर्ड कर लीजिए और चला दीजिए, जिस दिन इनकी सरकार जाएगी मुड़ की जिंदगी में 70 साल तक नहीं आएगी, और ये जाने वाली है। राजेंद्र जी, क्लोजिंग स्टेटमेंट आपका। हाँ जी, देखिए ऐसा है कि मुद्दे तो सरकारें अपने हिसाब से करती हैं और घोटाले भी हो ही जाते हैं। वो कितना भी दावा करें कि पारदर्शिता है और ये है, तब भी कोई ना कोई हो जाता है। वो IDFC जो फर्स्ट बैंक में जो घोटाला हुआ है, उनके पूर्व कर्मचारियों ने कर दिया और उसमें कुछ दूसरे लोग भी मिल गए और उसमें फर्जी चेक वे किसी IAS के फर्जी चेक बना के और उससे पैसे अपनी फर्जी कंपनी बना के उसके खाते में कर ली। तो अब ये घोटाले तो हो जाते हैं, कितना ही पारदर्शिता का आप दावा करें, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है इनको रोकना, क्योंकि सबकी नीयत बदलना बड़ा मुश्किल काम है कि सब ईमानदार हो जाए और किसी तरह की कोई साजिश ना करे। और बात तो अभी जो है असेंबली के सेशन में जो मुद्दे आए हैं, खासतौर से कार्य स्थगन प्रस्ताव, तो वो भर्ती का मामला है। तो भर्ती का यही है कि सरकार ने जो है अपना दावा किया आंकड़े, अब कांग्रेस को वो आंकड़े जो है कंट्राडिक्ट करने होंगे। उन्होंने कहा कि भाई आपके समय बैकलॉग भी तो ज्यादा था, हमने बैकलॉग भी 2-3 अंकों में समेट दिया और हमने जो है भर्तियां भी जो है मेरिट के आधार पर की है, और कट ऑफ मार्क्स की जो पॉलिसी है वो पहले तय हो गई थी, हमारी सरकार ने नहीं की। और कट ऑफ मार्क्स की पॉलिसी जरूरी भी है, उसमें कोर्ट ने भी कहा है कि कट ऑफ मार्क्स की कुछ पॉलिसी होनी चाहिए। अभी भी ये सवाल उठाए जाते हैं कि कम मार्क्स पर जो सिलेक्ट होते हैं सेवाओं में, वो बहुत भरोसेमंद नहीं होती उनकी सेवाएं, खासतौर से टेक्निकल साइड में, मेडिकल साइड में, इंजीनियरिंग साइड में और दूसरी टेक्निकल साइड में लोग मानते हैं कि उनकी स्थिति कमजोर होती है। एक तरफ तो रिजर्वेशन क्लास भी ये कहता है कि हम जो है जनरल क्लास को भी कम्पीट कर रहे हैं, तो फिर ये कट ऑफ मार्क्स और पुअर मार्क्स पर डिपेंडेंस क्यों है? आप आइए ना, फिर मेरिट पर आइए, फिर रिजर्वेशन की पॉलिसी। तो उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री ने तो ये कहा कि हम 50% का जो कोटा है उसमें जो भी सेक्शन आते हैं हम सबको दे रहे हैं रिजर्वेशन, किसी का रिजर्वेशन भी रोका नहीं गया। तो इस तरह से उन्होंने सारे मामलों में जो भी आरोप है उन पर जो है उन्होंने रखा है। जी राजेंद्र, लेकिन एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है कि भाई जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं और टॉपर हैं, वो सरकारी सेवाओं के कंपटीशन में क्यों सिलेक्ट नहीं हो पा रहे? एक बहुत बड़ा सवाल है। इसका कोई तर्कसंगत समाधान तो सरकार को भी खोजना होगा। बिल्कुल, हम भी समाधान की उम्मीद कर रहे हैं राजेंद्र जी, और इसी पर आज घमासान हुआ है और उम्मीद करते हैं कि इसका कुछ। मुस्कान जी, मैं एक बार जवाब दूं थोड़ा सा? समय की कमी है, मैं आपको रोकना चाहूंगी। 2 मिनट बस। चलिए ठीक है, जल्दी से राज जी, जल्दी से। देखिए, 11 साल में हमारे एक भी मंत्री किसी भी घोटाले में लिप्त नहीं है। ये नाम नहीं बता पा रहे। सिर्फ ये इनेलो का तो क्या है, इनेलो को सिर्फ शोर शराबा करना आता है। अरे जब कुर्सी से उतरोगे, जब कुर्सी से उतरोगे घोटाले आएंगे। जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, क्योंकि स्थगन प्रस्ताव को लेकर ये घमासान हुआ और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसका सार्थक परिणाम आगे निकलेगा। लेकिन इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।